हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हम लोग का वीडियो एक्सटेंडेड वीडियो है। इनकम फ्रॉम सैलरी का एक पार्ट हम कर चुके हैं जिसमें हमने बेसिक्स पढ़े थे सैलरी के और हमने अलाउंसेस के बारे में पढ़ा था और स्पेशली हाउस रेंट अलाउंस के बारे में देखा था। आज हम दो मेजर पर्क्स देखेंगे। पर्क्स क्या होते हैं ये भी मैंने लास्ट क्लास में बताया था। अगर आपने लास्ट क्लास नहीं देखी है तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप पहले उसको देख लीजिएगा एंड लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस क्लास। अच्छा, दो मेन पर्क्स हमें कौन से देखने हैं आज। फर्स्ट है हमारा रेंट फ्री अकोमोडेशन। रेंट फ्री अकोमोडेशन का मतलब क्या, जब आपके एम्प्लॉयर ने आपको कोई घर प्रोवाइड किया हो रहने के लिए। ठीक है, हाउस रेंट अलाउंस में हम क्या देख रहे थे कि आपने रेंट पे, कहीं आप खुद ही से रह रहे हैं, उसके रेंट पे करने के लिए आपको अलाउंस मिल जा रहा है। यहाँ पे क्या है, आपका एम्प्लॉयर ही आपको घर प्रोवाइड कर दे रहा है डायरेक्टली। ठीक है, जब बेनिफिट मिलता है सीधा सीधा तो उसको पर्क बोलते हैं, बेनिफिट के लिए पैसे मिलते हैं तो उसको अलाउंस बोलते हैं। ठीक है, अब कोई भी पर्क के लिए भी आप उसकी वैल्यूएशन कैसे करेंगे वो देखते हैं कि कितनी टैक्सेबिलिटी होगी उसकी। अब देखिए, वैल्यूएशन ऑफ रेंट फ्री अकोमोडेशन में क्या होता है। अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, ठीक है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं तो गवर्नमेंट के अलग लाइसेंस फीस या रूल्स आते हैं, उतना ही आपका टैक्सेबल अमाउंट होता है, अमाउंट डिटरमाइंड एज पर गवर्नमेंट रूल्स। उसमें आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है। जो नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं उसके लिए दो सिचुएशन हो सकती है। पहला क्या कि आपके एम्प्लॉयर ने, आपके बॉस ने आपको जो घर दिया है वो उसका खुद का घर है। ठीक है, अकोमोडेशन ओन्ड बाय द एम्प्लॉयर, कि जो अकोमोडेशन या जो घर वो आपको रहने के लिए दे रहा है वो उसका खुद का घर है। दूसरी सिचुएशन क्या हो सकती है कि उसने अकोमोडेशन खुद पहले किराए पे ली है और फिर आपको दे दिया है। ठीक है, अकोमोडेशन हायर्ड बाय द एम्प्लॉयर, या तो वो हायर करेगा या तो उसका खुद का होगा। अब अगर उसका खुद का घर है जो उसने आपको दे दिया है रहने के लिए, तो हम उसकी टैक्सेबिलिटी पॉपुलेशन के बेसिस पे निकालेंगे। ठीक है, कि जिस सिटी में वो घर है उसकी पॉपुलेशन कितनी है। ठीक है, तो पॉपुलेशन के बेसिस पे कैसे निकालते हैं, हम देखते हैं अगर पॉपुलेशन वहाँ की 10 लाख तक की है। ठीक है, जिस सिटी में आपकी अकोमोडेशन है अगर वहाँ की पॉपुलेशन 10 लाख तक की है तो आपकी सैलरी का 7.5% क्या होगा, आपकी सैलरी का 7.5% क्या होगा, टैक्सेबल हो जाएगा। ठीक है, अगर आप जिस सिटी में रह रहे हो वहाँ की पॉपुलेशन एक्सीड कर रही है 10 लाख से तो क्या होगा, 10 लाख से एक्सीड करी है बट 25 लाख से कम है पॉपुलेशन। ठीक है, अगर 10 लाख से पॉपुलेशन कम थी तो सैलरी का 7.5% टैक्सेबल हो रहा था। अगर 10 लाख से 25 लाख के बीच में पॉपुलेशन है तो फिर सैलरी का 10% टैक्सेबल होगा, और अगर 25 लाख से एक्सीड कर रही है पॉपुलेशन तो फिर आपकी सैलरी का 15% टैक्सेबल होगा। अच्छा, एक बात का ध्यान देना है, जब हम अलाउंस पढ़ते हैं ना तो उसमें हम एग्जेम्पशन कैलकुलेट करते हैं पहले, और फिर हम रिसीव्ड अमाउंट से एग्जेम्पशन को माइनस करते हैं और फिर टैक्सेबिलिटी कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पे हम सीधे सीधे टैक्सेबल अमाउंट कैलकुलेट कर रहे हैं। ठीक है, टैक्सेबल अमाउंट सीधे सीधे कैलकुलेट कर रहे हैं, ये एग्जेम्पशन नहीं कैलकुलेट कर रहे हैं। ठीक, अब ये बात हो गई किस चीज़ की, जब एम्प्लॉयर ने अकोमोडेशन अपनी खुद की दी हुई है जो उसका खुद का घर था। ठीक है, दूसरा क्या था, अकोमोडेशन हायर्ड बाय द एम्प्लॉयर। अकोमोडेशन हायर्ड बाय द एम्प्लॉयर मतलब जब उसने घर खुद पहले किराए पे लिया है फिर आपको दिया है। ऐसे में कितनी टैक्सेबिलिटी होती है, सबसे पहले देखते हैं हायर चार्जेस, मतलब कि जितना एम्प्लॉयर खुद दे रहा है वहाँ का रेंट या हायर चार्जेस जो भी हैं, या फिर आपकी सैलरी का 15%, विच एवर इज लेस। ठीक है, हायर चार्जेस देखेंगे, क्वेश्चन में गिवन होता है, या फिर आपकी सैलरी का 15%, विच एवर इज लेस, दोनों में से जो कम होगा उसको टैक्स लगा देंगे। ठीक है, अच्छा, अब हमने एचआरए में जब सैलरी पढ़ी थी तो एचआरए में सैलरी का दूसरा मतलब था। क्या मतलब था, बेसिक सैलरी प्लस डीए ऑन रिटायरमेंट एंड प्लस कमीशन ऑन सेल्स। यहाँ पे सैलरी का दूसरा मतलब है, तो यहाँ पे सैलरी का क्या मतलब है वो देखते हैं। तो रेंट फ्री अकोमोडेशन के कैलकुलेशन के लिए हम सैलरी में क्या क्या इंक्लूड करते हैं, सबसे पहले बेसिक सैलरी, डियरनेस अलाउंस अगर वो रिटायरमेंट बेनिफिट पे हो तब, जैसे कि हम डीए में लेते थे। इसको छोड़ के ऑल टैक्सेबल अलाउंसेस, जो जो ऐसे अलाउंसेस दिए हों जिन पे भी टैक्स लग रहा है, एचआरए, डियरनेस अलाउंस या फिर चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, एंटरटेनमेंट अलाउंस अगर उस पर टैक्स लग रहा है तो कोई बेसिकली कोई भी ऐसा अलाउंस जिस पे कि टैक्स लग रहा है वो, बोनस, कमीशन या बोनस और कमीशन से रिलेटेड अगर कोई भी रेगुलर पेमेंट होता हो तो वो भी। ठीक है, इन सारी चीज़ों को इंक्लूड कर लेंगे तब वो सैलरी बनेगी किस चीज़ के लिए,
रेंट फ्री अकोमोडेशन के लिए। जो भी हम पढ़ रहे थे ना कि 15% ऑफ सैलरी, 10% ऑफ सैलरी, तो सैलरी का क्या मतलब है, इन सारी चीज़ों की कैलकुलेशन। ठीक है, अभी हम आगे के लेक्चर्स में क्वेश्चन भी करेंगे तो आप लोगों को और क्लैरिटी मिलेगी। ओके, नेक्स्ट पर्क पे आते हैं या पर्क्यूसिट पे आते हैं, विच इज़ मोटर कार। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, दो मेन पर्क्स होते हैं, एक RFA या रेंट फ्री अकोमोडेशन एंड द सेकंड इज मोटर कार। अच्छा, अब इसमें पहली कंडीशन क्या है, वन कार ओन्ड और हायर्ड बाय एन एम्प्लॉयर एंड प्रोवाइडेड टू एन एम्प्लॉय फॉर। एक ही कार दी है, ये है वन कार का केस, और ये मोर देन वन कार। ठीक है, अगर आपके एम्प्लॉयर ने एक ही कार दी है तो दूसरा केस होता है, अगर एक से ज़्यादा कार दी है तो दूसरा केस होता है। अब पहले देखते हैं, अगर एक ही कार आपको दी है और अब आप उसको यूज़ कर रहे हो सिर्फ ऑफिशियल पर्पस के लिए, आप उसी से ऑफिस आते हैं, उसी से ऑफिस से बस घर जाते हैं, घर में वो कार यूज़ नहीं होती, या फिर हो सकता है कि ऑफिस में आपकी ट्रैवलिंग की जॉब हो, आपको ज़्यादा कहीं ट्रैवल करना पड़ता हो ऑफिस पर्पस से, तो आप सिर्फ उसी के लिए अपनी कार यूज़ कर रहे हो। ऐसे केसेस में आप पे टैक्स कितना लगेगा, नील, मतलब कि कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। क्यों, क्योंकि आप सिर्फ ऑफिस के पर्पज से वो कार यूज़ कर रहे थे, अपने पर्सनल पर्पज से नहीं। नेक्स्ट है क्या, पर्सनल यूज़, कि आपने कार पर्सनल यूज़ के लिए ली है, आप उससे घर के काम कर रहे हैं, अपने काम कर रहे हैं, पर्सनल यूज़ कर रहे हैं, तो उसकी टैक्सेबिलिटी क्या बनेगी, एक्चुअल एक्सपेंसेस ऑन रनिंग एंड मेंटेनेंस। आपके एक्चुअल खर्चे कितने आ रहे हैं कार को रनिंग और मेंटेनेंस, पेट्रोल के या बाकी अगर आपने कभी सर्विसिंग वगैरह कराई है तो उसके क्या खर्चे आ रहे हैं वो, प्लस ड्राइवर्स रेमुनरेशन, अगर कोई ड्राइवर है तो ड्राइवर को क्या वेजेस दे रहे हैं, ड्राइवर नहीं लिखा होता है बुक में, हमेशा शॉफर लिखा होता है। ठीक है, तो दोनों सेम ही होते हैं, शॉफर्स रेमुनरेशन या ड्राइवर्स रेमुनरेशन, प्लस डेप्रिसिएशन, कार पे डेप्रिसिएशन भी लगाएंगे 10% का, और उतनी पूरी कॉस्ट आपको टैक्सेबल पड़ेगी। ठीक है, फिर से देखते हैं, एक्चुअल खर्चे आपका पेट्रोल का, सर्विसिंग का जितना खर्चा हो रहा है वो, प्लस अगर कोई ड्राइवर है तो उसके वेजेस, प्लस गाड़ी की जो कॉस्ट थी उसका 10% डेप्रिसिएशन। अच्छा, अगर गाड़ी खरीदी हुई थी तब तो उसकी कॉस्ट का 10%, अगर गाड़ी हायर पे ली हुई थी तो हायर चार्जेस का 10%। ठीक है, इन तीनों को ऐड कर देंगे और वो अमाउंट क्या होगा, आपके लिए टैक्सेबल होगा। नेक्स्ट आते हैं जो सबसे मेन होता है एक्चुअली, मिक्स्ड यूज़। ठीक है, हमें क्वेश्चंस इसी के मिलते हैं, ऑफिशियल के भी नहीं मिलते, पर्सनल के भी क्वेश्चंस नहीं मिलते, क्वेश्चन हमें मिक्स्ड यूज़ के मिलते हैं। मिक्स्ड यूज़ का मतलब कि आप ऑफिस के लिए भी यूज़ कर रहे हो वही गाड़ी, और वही गाड़ी आप पर्सनल यूज़ के लिए भी वही आप देख रहे हो। ठीक है, इसमें क्या, हम इसके बाद दूसरी चीज़ देखते हैं कि अब आपको गाड़ी तो मिल गई, आप उसको पर्सनली भी यूज़ कर रहे हो, ऑफिस के लिए भी यूज़ कर रहे हो, अब उस गाड़ी से रिलेटेड खर्चे कौन कर रहा है, आप खुद कर रहे हैं या आपका एम्प्लॉयर कर रहा है। तो अगर ऑब्वियस सी बात है, अगर आप खुद उसके खर्चे कर रहे हैं तो टैक्सेबिलिटी कम होगी, अगर एम्प्लॉयर ने गाड़ी दी और खर्चे भी वही कर रहा है तो टैक्सेबिलिटी थोड़ी सी ज़्यादा होगी। ठीक है, तो अगर एम्प्लॉयर खर्चे कर रहा है तो हम क्या देखेंगे उसके बाद, कि वो स्मॉल कार है या लार्ज कार है। अच्छा, स्मॉल और लार्ज कैसे पता चलता है, वैसे तो क्वेश्चन में गिवन होता है हमें, बट इसकी डेफिनेशन में क्या बताते हैं कि 1.6 लीटर सीसी से कम की अगर कार है तो स्मॉल कार है, उससे ऊपर की है तो उसको लार्ज कार कंसिडर करते हैं। ठीक, इंजन कैपेसिटी पे देखते हैं, तो अगर स्मॉल कार है, ठीक है, आपको स्मॉल कार मिली है और उसके सारे खर्चे आपका एम्प्लॉयर कर रहा है और आप उसको दोनों पर्पसेस के लिए यूज़ कर रहे हो, तो आपकी टैक्सेबिलिटी कितनी होती है, 1800 रुपये पर मंथ की। ठीक है, 1800 रुपये पर मंथ की। और अगर खर्चे एम्प्लॉयर कर रहा है, मिक्स्ड यूज़ की कार है और लार्ज कार है, तो एक्सपेंस आपकी टैक्सेबिलिटी कितने की होती है, 2400 की। स्मॉल कार है तो 1800, लार्ज कार है तो 2400, और अगर आपको उसके साथ साथ ड्राइवर भी मिला हुआ है तो दोनों ही केसेस में ऐड कर लेंगे 900 किसका, ड्राइवर का। ठीक है, स्मॉल में 1800, लार्ज में 2400, और ड्राइवर दोनों के ही केसेस में 900। ठीक है, ये बात किसकी थी, जब ऑल द एक्सपेंसेस वर बोर्न बाय द एम्प्लॉयर, गाड़ी के मेंटेनेंस के और रनिंग के सारे खर्चे एम्प्लॉयर कर रहा था तब की बात है। जब आप खर्चे कर रहे होंगे तो टैक्सेबिलिटी थोड़ी कम पड़ेगी। तो अब आप खर्चे कर रहे हैं तो क्या हुआ, स्मॉल कार पे आपकी टैक्सेबिलिटी पड़ेगी 600 पर मंथ, और लार्ज कार पे टैक्सेबिलिटी पड़ेगी 900 पर मंथ। ठीक है, आप कर रहे हैं तो 600 900, एम्प्लॉयर कर रहा है तो 1800 और 2400, और अगर ड्राइवर भी लिया है साथ में तो चारों ही केसेस में 900 900 900 एंड 900 पर मंथ फॉर द ड्राइवर ऑल्सो। ठीक है, ये बात थी वैल्यूएशन ऑफ मोटर कार की। अच्छा, इसमें हमने ये पॉइंट नहीं देखा अभी
ये बात थी अगर आपको एक कार मिली है, ठीक है। अगर इफ़ यू प्रोवाइडेड विथ मोर देन वन कार, ठीक है, फॉर बोथ प्राइवेट एंड ऑफिशियल यूज़, तो हम क्या करेंगे, ट्रीट वन कार फॉर बोथ यूज़ एंड ऑल अदर्स एज पर्सनल यूज़ ऑफ द एम्प्लॉय। मान लेते हैं आपको 3 कार मिली है, 3 कार मिली है, एम्प्लॉयर ने आपको 3 कार दी है, तो जो पहली कार होगी उसको हम कैसे ट्रीट करेंगे, मिक्स्ड यूज़ की तरह, और दूसरी और तीसरी को कैसे यूज़ करेंगे, पर्सनल यूज़ की तरह, ठीक है। और उसी के हिसाब से टैक्सेबिलिटी निकालेंगे, ठीक। ये 2 हमें मेजर पर्क्स पढ़ने थे आज। इसके बाद एक छोटी सी बात और करनी है, टैक्सेबल पर्क्यूसिट्स। कुछ ऐसे पर्क्स होते हैं जो पूरे पूरे टैक्सेबल होते हैं, जैसे अगर आपको कोई स्वीपर की फैसिलिटी मिली है, वॉचमैन की फैसिलिटी मिली है, गार्डनर, पर्सनल अटेंडेंट, या फिर गैस, इलेक्ट्रिक एनर्जी, वाटर, या आपके फैमिली मेम्बर्स को एजुकेशन की फैसिलिटी मिली है, तो ये पूरे पूरे टैक्सेबल होते हैं, इसमें कोई भी फर्दर कैलकुलेशन नहीं करनी होती है, ठीक है। अभी कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स इनकम फ्रॉम सैलरी में बचे हैं, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, और उसके बाद वील कम टू द रिटायरमेंट बेनिफिट टॉपिक्स। उसके बाद हम लोग का एक चैप्टर खत्म हो जाएगा, फिर अगले चैप्टर पे आएंगे, ठीक है। अब इस पूरे चैप्टर में कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट करके बताइएगा, लेक्चर पसंद आया हो देन प्लीज़ गिव इट अ थम्स अप एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।